नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने आज जिला योजना समिति की बैठक ली, जिस बैठक में पंचायत अध्यक्ष, जिले के सभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख और डीपीसी मेंबर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विधायकों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की। साथ ही 2023-24 में नैनीताल जिले के विकास कार्यों के लिए 65 करोड़ का बजट जारी किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पहली बार होगा कि अप्रैल माह में बजट आवंटन के साथ ही सभी प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। वहीं हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश्वरी ने कहा कि पिछले साल की कई योजना का भुगतान अभी तक लंबित है। इसके अलावा कुछ विभागों के अधिकारी भी बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिस कारण उन विभागों पर चर्चा नहीं हो पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विभाग बजट मिलने के बाद उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिससे विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। ये देखा जाएगा कि आज जिला योजना नैनीताल की बैठक रखी गई और उस बैठक के माध्यम से जनपद नैनीताल के लगभग 65 करोड़ की योजनाएं जो हैं आज स्वीकृत की गई हैं। उन योजनाओं के माध्यम से चाहे वो जल संस्थान का हो, पेयजल का हो, उरेडा का हो, स्वास्थ्य का हो, सिंचाई का हो, नहर का हो अथवा नाली ठीक करने का प्रकरण हो, सभी चीजों का संज्ञान लेते हुए उसमें वित्तीय स्वीकृति आज दी गई है। मैं मानती हूं कि ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जब अप्रैल के माह में बजट आवंटन से लेकर बजट के अनुमोदन तक में जो है वह प्रस्ताव स्वीकृत किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें जिला योजना की ये परेशानी है कि पुराने वर्षों का बहुत सारा पेमेंट लंबित है, तो 50% जो इसमें आवंटित है उससे 50% से ज्यादा बल्कि पुरानी योजनाओं के पेमेंट के लिए ही है। तो इसलिए ये आप खुद लगा लीजिए कि इतना बड़ा जिला है नैनीताल, बजट इस बार बढ़ाया गया है। ठीक है, कुछ जगह योजनाएं दी भी गई हैं, लेकिन अभी भी दिक्कतें, परेशानियां बहुत हैं और कुछ अधिकारी पहुंचे नहीं थे यहाँ पे, पेयजल वाले और जल संस्थान वाले, और उनके विषय महत्वपूर्ण थे जो प्रतिनिधि। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड पूरे होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बता दें कि अल्मोड़ा के सभी बूथों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर ली है। जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने बताया कि जनपद के हर एक बूथ में कार्यकर्ता और जनता भागीदारी कर प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनेगी। इसके साथ ही शहीदों और सेवानिवृत्त अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। कल जनपद अल्मोड़ा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा जो मन की बात के कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है, उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको इतना भव्य स्वरूप देने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक मंडल में प्रत्येक पदाधिकारी हर बूथ में जाकर के उस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। हमारा बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र का संयोजक, उस शक्ति केंद्र का प्रभारी, प्रत्येक बूथ में बूथ का प्रभारी तक हमने नियुक्त किया है और हर बूथ में हम 100 लोगों की संख्या जुटा करके इस कार्यक्रम को सुनने के लिए लोगों को आमंत्रण पत्र दे रहे हैं। वहीं साहसपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदेवाला बीजेपी कैंप कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात के एपिसोड को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष अमिता सिंह, शहीद पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए जानते हैं क्षेत्रीय विधायक शहीदेव सिंह पुंडे ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा और इस क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दिया है। जो अपने मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का 100वां एपिसोड जो 30 अप्रैल को होने जा रहा है, और ये मन की बात का कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ और इसको जो है हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के उससे 22 भाषाओं में मन की बात के कार्यक्रम को सुना जा रहा है, 29 बोलियां और 11 विदेशी भाषाओं में।
तो मन की बात के 100वें एपिसोड का कल प्रसारण किया जाएगा। पीएम मोदी का ये 100वां मन की बात का कार्यक्रम है और जिसको लेकर हर जगह जगह पर जिले और बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उत्तराखंड राज्य में चारधाम यात्रा की विधिवत आगाज हो चुका है। इसके साथ ही अब सूबे के 5वें धाम और हिंदू सिख आस्था संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब जी की यात्रा आगामी 20 मई 2023 से आरंभ होने जा रही है। ऐसे में गोविंद धाम से ऊपर हेमकुंड साहिब तक आस्था पथ से बर्फ हटाने का कार्य भारतीय सेना के जवानों ने शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह रही कि सेना के जांबाज जवानों ने हवलदार मलकीत सिंह और हरसेवक सिंह आस्था पथ से बर्फ हटाते हुए रास्ता हेमकुंड साहिब पहुंचने में कामयाब हो गए। अभी हेमकुंड साहिब में 10 से 12 फीट बर्फ मौजूद है। भारतीय सेना के 418 इंजीनियर कोर के जवानों द्वारा हेमकुंड साहिब से पहले अटला कोटी ग्लेशियर को काटकर 4 फुट चौड़ा मार्ग बना दिया गया है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे भारतीय सेना के जांबाज जवान बर्फ का पहाड़ काटकर मार्ग बना रहे हैं। चलो शाबाश। हरिद्वार में पॉट टैक्सी योजना को लेकर व्यापारियों का विरोध बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से इस योजना के विरोध में अपर बाजार के व्यापारियों ने घाटे घड़ियाली बजाकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से पॉट टैक्सी योजना का रूट बदलने की मांग की। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि पॉट टैक्सी योजना का विरोध करने पर भी सरकार ने इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि हरिद्वार के बाजारों में पॉट टैक्सी चलाई गई तो यहां का व्यापार चौपट हो जाएगा, न तो यहां से कुंभ मेले की पेशवाई निकल पाएगी और न ही अन्य शोभा यात्राएं। व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार को हरिद्वार में पॉट टैक्सी चलाना है तो इसका रूट बदलना होगा और यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो इस योजना का चरणबद्ध तरीके से पुरजोर विरोध किया जाएगा। कार हरिद्वार में आएगी तो ये एरिया पूरा ध्वस्त हो जाएगा, सारी दुकानें खत्म हो जाएंगी, व्यापारी उजड़ जाएंगे। हम पहले भी इसका विरोध करते रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध करते रहेंगे। हमारा ये मतलब है कि पॉट कार का विरोध नहीं है, पॉट कार के रूट का विरोध है। पॉट कार का रूट गंगा किनारे होना चाहिए जिससे शहर के अंदर व्यवधान ना आए। शहर का ट्रैफिक इतना जबरदस्त है, उस ट्रैफिक को बचाने के लिए पॉट कार का बाहर से निकलना आवश्यक है। पॉट कार को बाहर से निकालने के लिए हम कई बार विरोध करते हैं और लगातार संघर्ष करते रहेंगे। पॉट कार को अंदर से नहीं आने देंगे। इनका जब हमने विरोध कर दिया, बहिष्कार कर दिया, इन्होंने फिर टेंडर निकाल दिए। ये क्या मतलब, इनको इतनी जल्दी लगी हुई है? टेंडर इन्होंने जारी कर दिया। 5 जुलाई इन्होंने लास्ट डेट रखी हुई है उस टेंडर की प्रक्रिया। तो इसलिए हम पूरा विरोध करेंगे और अब हमारे आंदोलन तेज होंगे, धरने प्रदर्शन तेज होंगे, सरकार के खिलाफ भी होंगे। अगर सरकार नहीं चेती तो ये सरकार को चेताने का ही काम कर रहे हैं हम लोग। वहीं लक्सर के सुल्तानपुर नगर पंचायत में चादर पोशाक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके साथ ही ग्राम टिक्कमपुर सुल्तानपुर अदमपुर में सैयद कालू शाह तापड़ी वालों का 5वां उर्स भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान डायरेक्टर और रीस अहमद और एडवोकेट आजम भारती, टिक्कमपुर ग्राम प्रधान वीरेंद्र राठौर, तस्लीम अंसारी, सनेवर राज कांग्रेस नेता शहजान अंसारी, शरपरस्त हाजी शरफत मियां साहिब सैकड़ों की संख्या में लोग उसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि डायरेक्टर और रिशा अहमद और एडवोकेट आजम भारती ने फीता काटकर चादर पोशाक और उर्स का शुभारंभ किया। इसके बाद सैयद कालू शाह तापड़ी वालों का चादर पोशिक का कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया। चादर पोशी को लेके जो यहाँ पर सैयद बाबा कालू शाह का जो मजार है टिक्कमपुर में, सभी सरदार जो भी लेके यहाँ पर आते हैं उनकी मुराद पूरी भी होती है। और हम भी यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ, सर्व समाज के साथ बहुत अच्छे तरीके से हम भी कुछ उम्मीदें लेकर आए हैं और वो उम्मीदें हम यहाँ से पाएंगे।
और इंशाअल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सैयद कालूसा बाबा की मजार पर आज ग्राम टिकमपुर में एक उर्स का आयोजन किया जा रहा है और ये 5 वर्षों से लगातार चला आ रहा है और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी यहाँ मान्यता है कि सभी लोगों की यहाँ पे मन्नतें पूरी होती है और हम भी आज चादरपोशी लेके यहाँ पे आए बाबा के दरबार में अपनी मन्नतें लेकर और सभी लोगों की यहाँ पर आस्था, सर्व धर्म के लोग यहाँ पे इनमें आस्था रखते हैं। जिसको जाकत नहीं है उसको इंशाअल्लाह यहाँ जाकत हो जाता, जब आप उसके बेड़ा पार हो जाते हो। करना अल्लाह का, बुजुर्गों का, वलिल्लाह का। मुझे 15 साल हो गए यहाँ से रहा तो। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक मौसम का मिजाज बदलेगा। इसी के साथ ही उन्होंने चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया है। विक्रम सिंह ने बताया कि चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में 2 से 3 फीट की बर्फबारी हो सकती है और साथ ही मैदानी जिलों में कल यानी 29 से बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में चारधाम यात्रा करने वाले यात्रियों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही पुलिस और एसडीआरएफ को भी अलर्ट रख दिया गया है। तो आप देख ही रहे हैं कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पहाड़ों में खासकर वो मिली रही है लगातार ही और साथ ही कहीं लाइटनिंग है या फिर ओलावृष्टि है हल्की, वो भी कहीं कहीं मिली रही है। लेकिन कल 29 तारीख से आप देखेंगे कि जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। मैं ये कहूंगा कि अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश है और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो आपको 29 से अब लेकर के और करीब 3 तारीख तक ये मिलने वाली है। बल्कि 2 और 3 को तो ज्यादातर जगहों में जो है जो एक्टिविटी वो रहेगी। चलिए अब आपको सीधा काशीपुर लिए चलते हैं, जहां पर सीएम धामी एक स्कूल में संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर क्षेत्र के और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार भाई दीपक भाभी जी, पूर्व सांसद आदित्य सिंह बाबा जी, पूर्व राज्य मंत्री भाई राजेश कुमार जी, अध्यक्ष एससी आयोग श्री मुकेश कुमार जी, कोषाध्यक्ष पूर्व आशीष गुप्ता जी, पंकज भगवा जी डायरेक्टर, श्रीमती शिखा गौतम जी, प्रधानाचार्य अमित सावना जी, इंजीनियर मैडम भूम सिंगर एवं यहाँ पर उपस्थित सभी आए हुए अतिथिगण, हमारी महिला की शिल्पा चौहान जी, जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक श्री मंजुनाथ जी एवं विद्यालय के सभी हमारे शिक्षकगण, आए हुए सभी अतिथिगण और आज जुटे जुटे ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है और मुझे भी इस कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं आज इस शिक्षा के पावन मंदिर में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वर्ष 1983 में स्वर्गीय मेजर श्रीमान भला जी ने इस विद्यालय के रूप में इस कौम की नींव रखी, वह आज एक बट वृक्ष का रूप होता है। अभी मैं पार्टी गुरु भला से पूछ रहा हूं तो उन्होंने बताया कि नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक 1200 से भी ज्यादा बच्चे आज इसमें अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए इस रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और स्वर्गीय भल्ला जी द्वारा रोके गए इस विद्यालय को, इस पौधे को खाद पानी देकर बट वृक्ष बनाने का काम। और अभी आंटी जी भल्ला जी मुझे कह रही थी कि आप लोग मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हमको बुलाए तो मुझे बताया गया कि आपके
अथक परिश्रम से और आपके पुत्र कमल रोहित भल्ला जी और प्रकट भल्ला जी जो आपके साथ मिलकर इस विद्यालय को उन्होंने एक उच्चतम स्तर तक ले जाने का काम किया है, क्योंकि एक सामान्य परिवार में जन्मे मेजर श्रीमान भल्ला जी ने पहले तो एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की और फिर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को संवारने के लिटिल स्कॉलर विद्यालय की नींव होती। कठिन परिश्रम और संघर्षों से भरा भल्ला जी का जीवन और पुरुषार्थ निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। मुझे बताया गया है कि लिटिल स्कॉलर मॉडल मैंडेट मिशन स्कूल में उत्तराखंड सहित दिल्ली और अनेकों राज्यों के बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा भारत और विश्व के स्वर्णिम भविष्य की हमारे ये बच्चे देश और विदेश के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मैं इसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और विद्यालय परिवार को और इन सभी बच्चों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं लिटिल स्कॉलर विद्यालय के द्वारा जो लगातार अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने छात्रों को ही नहीं अपने क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को भी एक विशिष्ट मंच उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए यहाँ पर दिया है। निश्चित रूप से यह एक बेहतर भविष्य के निर्माण करने की संस्था का विकास करके इस देश को नागरिक बनाने का काम ये विद्यालय करेगा। एक व्यक्ति के रूप में अपने सर्वांगीण विकास और उसके उत्कृष्ट समाज के निर्माण में शिक्षा और गुरु ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि मैं मानता हूं कि सबसे पहली शिक्षा देने का काम अगर कोई करता है तो हमारे माता पिता करते हैं, अभिभावक करते हैं, और दूसरी शिक्षा देने का काम अगर किन्हीं के माध्यम से होता है तो इस विद्यालय के हमारे शिक्षकगणों के द्वारा होता है, गुरुजनों के द्वारा होता है। वैसे भी हमारी जो संस्कृति है उसमें शिक्षा ग्रहण करने का केवल और केवल किताबी ज्ञान अर्जित करना नहीं होता है, ये यहां तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम स्वयं की और अपने अस्तित्व की खोज करते हैं। लगातार एक अनुसंधान की ओर बढ़ते हैं, लगातार खोजन की ओर बढ़ते हैं। इसके साथ ही हमारी जो संस्कृति है, एक कालखंड ऐसा होता था कि पूरी दुनिया जब शिक्षा व्यवस्था के बारे में नहीं जानती, ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं जानती, ऐसे समय में भारत के अंदर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ, यानी कि पूरी दुनिया को ज्ञान देने का काम, पूरी दुनिया को विज्ञान देने का काम, पूरी दुनिया को शिक्षा देने का काम किसी ने किया है तो वो हमारी भारत भूमि है, हमारी इसी भूमि ने किया है। हमारे संस्कृति में गुरु और शिक्षक अपने काम को केवल एक पेशा मात्र नहीं मानते, एक व्यवसाय नहीं मानते, एक प्रोफेशन नहीं मानते हैं, बल्कि पढ़ाना और शिक्षा देना एक मानवीय संवेदना है, एक पवित्र नैतिक कर्तव्य है, जिसमें हमारे यहाँ शिक्षक और बच्चों के बीच में कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं होता है, कोई प्रोफेशनल रिश्ता नहीं होता है, बल्कि एक पारिवारिक रिश्ता होता है जो उनके संपूर्ण जीवन भर साथ चलता है। शिक्षक और छात्र के बीच में जो एक गुरु और शिष्य के बीच में रिश्ता होता है वो संपूर्ण जीवन भर उनके साथ चलता रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक व्यक्ति बचपन से जिस प्रकार की शिक्षा और संस्कार प्राप्त करता है उससे न केवल उसके परिवार का बल्कि समाज और देश का चरित्र का भी निर्माण होता है, देश के भविष्य का भी निर्माण होता है। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि हम कैसा कल चाहते हैं, हम कल कैसा भविष्य चाहते हैं, इसके लिए हमें अपने आज पर काम करना होगा, क्योंकि हमारा भविष्य कैसा होगा
यह हमारा वर्तमान तय करता है। जिस प्रकार के क्रियाकलाप, जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार का संस्कार आज हमारे अंदर आएगा, वो निश्चित रूप से हमारे कल का निर्माण करेगा। मुझे यहां पर आकर आज इस प्रकार से विद्यालय में आकर थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है, मुझे आज विद्यालय में आकर अपार हर्ष का अनुभव हुआ कि विद्यालय के बच्चों के द्वारा जिस प्रकार के यहाँ से प्रस्तुतिकरण दिया गया और जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन दिव्यांग बच्चों को, इनको जो हमारे पहले उस श्रेणी में आते थे, उनको विकलांग गरीब शब्दों से हम लोग कहते थे, उन सबको इनको दिव्यांग कहा। वास्तव में वो दिव्यांग है और इस मंच पर जो प्रस्तुतिकरण करने वाले बच्चे थे उसमें से दिव्यांग बच्चे भी थे। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि विश्वविद्यालय के अंदर पठन पाठन का कार्य, जिस प्रकार का संस्कार यहाँ पर दिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं भविष्य को एक गढ़ने का काम, भविष्य के नींव रखने का काम विद्यालय परिवार द्वारा हो रहा है। और ये हमारे इस विद्यालय से निकलने वाले बच्चे, निकलने वाले छात्र और छात्राएं, ये कल के उज्ज्वल उत्पादन और नए भारत का जिसका स्वर्णिम काल आने वाला है, अमृत काल चल रहा है, अमृत काल से स्वर्णिम काल तक की यात्रा को पूरी तरह से संकल्प से सिद्धि में ले जाने का काम इस विद्यालय के बच्चों के द्वारा किया जाएगा। भाई बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण हो रहा है और अनेकों कार्य, अभूतपूर्व कार्य जिनके बारे में पहले सोचना भी मुश्किल होता था, उन सब कामों को आज भारत और उतारने का काम हो रहा है। देश के अंदर एक नई संस्कृति, नया कार्य व्यवहार। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।